हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम एक प्रैक्टिस सेशन आपके सामने चीज़ों को प्रैक्टिस सेशन के तरीके से चीज़ों को हर एक टॉपिक लेकर आते हैं हम और उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और टॉपिक को डिस्कस करना ही नहीं है, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमारे सामने ऐसे आते हैं जो हमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं और उनका हमें अच्छे से रिवीजन न होने के कारण, उसको हमने डीप में न पढ़ने के कारण हमें एग्जाम में उनको फेस करना पड़ता है और कहीं न कहीं हम उनको या तो गलत कर देते हैं और या फिर हम उनको स्किप करके आ जाते हैं, जो कि हमारे सिलेक्शन के लेने के लिए हमारे उसमें एक बाधा का रूप बन जाता है। तो फ्रेंड्स, उसी चीज़ को सोचते हुए समझते हुए और मैंने उन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है और आप भी उसको देखेंगे कि वाकई वो क्वेश्चन है जब हम एग्जाम में, और मैं बताऊंगा भी कि एग्जाम में जब आता है तो वो ऑप्शन किस तरीके से देता है और हमें वो कंफ्यूजन के जो जाल है उसमें उसको फंसा देता है। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को रिलेट करके चलेंगे और समझेंगे कि कंफ्यूजन के क्वेश्चनों को हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं और उनको हम लर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा इसका एक फंडा रहेगा और उस फंडे को आपको अपने चीज़ों को समझना है, क्योंकि हम और आप दोनों ही इन चीज़ों को प्रैक्टिस के माध्यम से करेंगे, जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, हर एग्जाम में वो पूछा जाता है। तो पॉलिटी का हम आज एक टॉपिक उठाने वाले हैं, 3 भाइयों का। भाई ये क्या कह रहे हो आप भैया, 3 भाइयों का? हमने तो पॉलिटी में ऐसा कहीं नहीं पढ़ा। हाँ, मैं आपको उसी तरीके से, मेरा एक फंडा है समझाने का, उसी तरीके से जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये 3 भाई थे और हमारा कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम उसको एक स्टोरी के माध्यम से या फिर एक ऐसी कोई स्टोरी या ऐसी कोई चीज़ों को उसको कनेक्ट करते हैं कि जो चीज़ें हमें आसान बना देती हैं और आसान बनाने के साथ साथ जो कन्फ्यूजन होती है वो हमारी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं सबसे पहले इसका एक फंडा में बता रहा था कि ये होता है कि आपको मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको क्या करना है कि अपने माइंड में उस चीज को सोचना है। क्या उसका आंसर आपको पता है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। लेकिन नहीं पता है तो आपको ये अपने आप को जज करना होगा कि क्या मैं सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहा हूं या फिर सही डायरेक्शन के साथ साथ मेरी जो तैयारी है वो अभी कैसी है। तो ये आपको खुद फील होने लगेगा कि हमारी तैयारी कैसी है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ये बता देगा क्या उसका आंसर आपको पता है। अगर वो आंसर पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता है तो फिर मैं उसका एक्सप्लेन भी करूंगा, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तब उसको फिर इस तरीके से अपने माइंड में फिट कर लेना है कि आगे से उस चीज को आप नहीं भूल सके। और फ्रेंड्स, हम एक टॉपिक में आज जो हमने 3 भाइयों का जो टॉपिक लिया है पॉलिटी के अंदर, वो है आपका महान्यायवादी, महाधिवक्ता और एक होता है हमारा कौन सा जो जाना माना है, उसका नाम है नियंत्रक लेखा परीक्षक। ये 3 भाई होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में करेंगे और आपस में इन तीनों भाइयों को कनेक्ट करते हैं। ये एक फैमिली में रहते हैं, घर में रहते हैं और ये बहुत ही एग्जाम के फेवरेट रहते हैं। जैसे सबसे पहले कहेगा कि भैया महान्यायवादी, और महान्यायवादी की जो चर्चा है, महान्यायवादी के बारे में जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 76। अब मैंने तुमसे कहा कि महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में बताया गया या कौन से आर्टिकल में महान्यायवादी के बारे में चर्चा की गई है। तो अगर आपका माइंड ये बता रहा है कि आर्टिकल 76, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बता पा रहा है तो आप जज कर सकते हैं कि चीज हमारी अभी कंप्लीट नहीं है या हमें चीजों को रिवाइज नहीं किया है। अच्छा, जब महान्यायवादी को मैंने बताया 76, तो आपको जो दूसरा भाई है महाधिवक्ता, ये बताओ कि ये किस आर्टिकल में है, इसकी जो चर्चा है इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है महाधिवक्ता के बारे में। तो आप कहोगे भैया इसके बारे में बताता है कौन? आपने माइंड में सोच लिया होगा, किसी को पता होगा, किसी भाई को नहीं पता होगा। तो ये बताता है आपका 165। अच्छा, ये जो हमारा महान्यायवादी बताया था मैंने, कौन सा बताया था? 76। अगर गलती से मैंने कुछ बोल दिया हो तो सॉरी। 76 में हमारा महान्यायवादी है और जो महाधिवक्ता था वो आपका 165 में है। क्लियर है? अच्छा, ये कहोगे भैया तीसरा भाई तो रह गया हमारा, वो कौन सा रह गया? हमारा तीसरा भाई है नियंत्रक लेखा परीक्षक। इसका कौन सा आर्टिकल है? ये कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बताता है? तो वो बताता है 148। कौन सा आर्टिकल बताता है? 148। भैया हमने तीनों के बारे में देख लिया कि महान्यायवादी, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यही बनेगा कि 76 आर्टिकल में किसके बारे में चर्चा की गई है, या फिर ये पूछेगा महान्यायवादी के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है। तो वो 76 होता है, वो आपका 165 होता है महाधिवक्ता, और जो आपका नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक होता है वो आपका क्या होता है? 148 होता है। क्लियर है? अब भैया भाई का जो आपने रोल निभाया वो मुझे बताओ कैसे निभाया। देखो, जो महान्यायवादी होता है, मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसके साथ हम चीजों को एक्सप्लेन करते भी चले जाएंगे। आप मुझे क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि ये बताओ कि आपसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ कि भारत के सभी जो न्यायालय होते हैं उनमें सुनवाई। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन यहाँ करने से पहले, ये एक तरीके से आपके देखा होगा ना कि एक वो होते हैं जो वकील होते हैं, इस तरीके का होता है। अगर केंद्र के लेवल
लेवल पर जाओगे तो आपको महान्यायवादी दिखाई देगा, जो एक वकील का रोल निभाता है। मैं एक उसको साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य लेवल पर एक वकील का रूप का काम करता है। और नियंत्रक महालेख परीक्षक अलग चीज है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले इन दो भाइयों को समझो कि जो महान्यायवादी होता है वो केंद्र सरकार में वकील का काम करता है। मतलब क्या है भैया, इसका मतलब क्या समझा रहे हो आप हमें? इसका मतलब ये होता है, देखो वैसे तो हम यहाँ क्वेश्चंस और फॉर्मेट में उसमें करेंगे, लेकिन बीच बीच में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये बताओ कि कोई भी आपके जैसे केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी केस लड़ना होगा तो आपका महान्यायवादी ही केस लड़ेगा। उसके बारे में जो सफाई देगा, उसके बारे में जो सारी चीज देगा, वो महान्यायवादी ही करेगा। और राज्य सरकार लेवल पर कोई आपको केस लड़ेगा तो वो आपका जो हमारी जो गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है, उसकी तरफ से अगर कोई केस लड़ना होगा तो वो हमारा महाधिवक्ता लड़ता है। ठीक है, तो वो चीज होती है। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कि भारत के सभी जो न्यायालय होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, इनमें जो है सुनवाई का अधिकार किसको है? कौन कौन इसमें सुनवाई करने का अधिकार है? आपको ऑप्शन दे दिया उसने, जैसे कि ये बताओ कि अब महान्यायवादी, महाधिवक्ता, या फिर ये दोनों, या फिर जो है भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक, ये दे दिया। अब यहाँ कंफ्यूजन बन जाती है, क्योंकि यार हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा था कि केंद्र सरकार में वकील का काम ये है, राज्य सरकार में ये, तो यार इनमें तो कर सकता है। लेकिन नहीं, याद रखना इस चीज को, क्वेश्चन को, कि ये स्पेशली आपको याद रखना है कि भारत के जो सभी न्यायालय होता है, कोई भी न्यायालय हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन तीनों में जो सुनवाई का अधिकार होता है वो केवल महान्यायवादी को ही होता है। महान्यायवादी मान लो बड़ा भाई है और जो महाधिवक्ता है वो छोटा भाई है, तो बड़ा भाई को ही वहां पर देखा जाएगा। वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, सुनवाई के लिए अधिकार उसका है, सुप्रीम कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। लेकिन भैया वो आपका जो महाधिवक्ता है उनको उस तीनों में नहीं जाने का, वो केवल स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही देखेगा, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। समझ रहे हो? पहला क्वेश्चन ये हो गया जो हमारे एग्जाम में जब बनता है तो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज कर देता है। अच्छा, ये बताओ कि आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये बताओ कि जो महान्यायवादी जो होती है बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? बताओ क्या योग्यता होनी चाहिए? वो तुमसे ये करके पूछा जा सकता है कि बताओ योग्यताओं में आपसे पूछ लेगा वो कि वो आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जैसी योग्यता होनी चाहिए, या तुमसे पूछेगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जैसी योग्यता होनी चाहिए, या वो कह रहा है कि कोई भी हो पर लेकिन न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई और ही मामला है। तो याद रखना कि मैंने तुम्हें बताया केंद्र लेवल पर जो देखता है वो महान्यायवादी देखता है, तो इसका मतलब इसमें याद जो बड़ा जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होनी चाहिए, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की जो योग्यता होती है बनने के लिए, वही महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। और जो छोटा भाई महाधिवक्ता है, तो जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, हाई कोर्ट छोटा है, तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनने की जो योग्यताएं होती हैं वो महाधिवक्ता के लिए होती है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। भैया हमने पढ़ा 76, उसका 165। भैया इसको हमने देखा कि भैया ये केवल ये तीनों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी हो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, वो केंद्र लेवल पर वकील का सा काम करता है, वो आपका स्टेट लेवल पर वकील का काम करता है। भैया बहुत समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन बताइए। चलो और क्वेश्चन ढूंढते हैं, कोई और क्वेश्चन मिलता है तो इसमें क्या क्या दिया गया है। हम इन्हीं के तीनों के बारे में जितने क्वेश्चन बनते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ कि एक पूछा जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि हाँ, ये कह रहा है कि जो बताओ कि संसद जो होती है, भैया संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, इसमें जो बैठने का अधिकार है, बैठने का अधिकार मतलब कौन बैठ सकता है? बड़ा भाई, छोटा भाई? तुम कहोगे यार बड़ा भाई बैठ सकता है, छोटा भाई? तो छोटा भाई नहीं, छोटा भाई नहीं बैठेगा। तो वो यही क्वेश्चन कह रहा है, ये आर्टिकल 88 में चर्चा की गई है। पूछा भी जा सकता है किस आर्टिकल में ये चर्चा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, किंतु मतदान नहीं कर सकते। आपको याद रखना भैया, संसद में पहुंच गए बड़े भैया, बड़े भैया का मतलब हो गया आपके जो है महान्यायवादी, और महान्यायवादी पहुंच गए आपके संसद, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा में किसी में भी, और पहुंच गए तो कह रहे हो भैया बस संसद हम बैठ सकते हैं क्या? बैठकों में जो बैठक बैठी हुई है क्या उसमें वो बैठ सकते हैं? हाँ भैया बैठ सकते हैं। तुम कहोगे भैया काउ टॉपिक पर कोई चर्चा चल रही है, क्या आप उस पर बोल सकते हैं? तो तुम कहोगे हाँ भैया बोल सकते हैं। क्या भैया कोई बात मतदान पे आ गई तो क्या मतदान कर सकते? ना भैया, मतदान नहीं कर सकते। और यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में से मतलब ये जो है महान्यायवादी जो है संसद में निम्नलिखित में से किस काम को नहीं कर सकता, या कौन सा उसके अधिकार नहीं होता, या महान्यायवादी को कौन सा इसमें से अधिकार नहीं हो सकता, बोलने का, मतदान देने का और करने का, ऐसे करके। लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर अगर होगा तो हम बता सकते हैं भैया वो महान्यायवादी है, जो हमारे बड़े भैया जी जो हैं वो आपके उस संसद में जा रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा की संसद में जा रहे हैं, वो बैठ सकते हैं।
बोल सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते, ये याद रखना। और यही हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है भैया आर्टिकल 88। ये हमें कौन बताता है, ये हमें आर्टिकल कौन बताता है, 88 बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि सॉलिसिटर जो जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल भैया ये नया चीज क्या आ गई भैया, महाधिवक्ता को सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। इसको संसद की बैठक में भाग लेने का अधिकार है कि नहीं है, इसको ये बैठक में भाग तो ले सकता है क्या छोटा भैया, नहीं भैया, ये संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा, उसमें ये बैठने का अधिकार भी नहीं है भैया। छोटे भाई का बड़ा बुरा हाल है। हाँ भाई, क्योंकि यहां से ये कंफ्यूज करते हैं कि दोनों ही वकील हैं, लेकिन भैया बड़ा भैया वकील को भैया वो बैठ सकता है, वो कर सकता है, उसको बैठने का भी अधिकार नहीं है सॉलिसिटर जनरल को, समझ रहे हो। तो ये याद रखना, 165 में उसकी चर्चा है, आर्टिकल बहुत पूछा जाता है 165 और 76, ये याद रखना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बनता है, वो कहेगा कि ये बताओ कि जो महान्यायवादी होता है वो आपका लोकसभा या राज्यसभा का किसी समिति का सदस्य हो सकता है। मैं तो यार बता रहा हूं जो क्वेश्चन बने हुए हैं उसमें से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको पता है। ये बताओ अगर कोई लोकसभा राज्यसभा की कोई समिति है उसका सदस्य हो सकता है वो, तो तुम कहोगे हाँ भैया हो सकता है, जब बैठ सकता है बोल सकता है लेकिन मतदान नहीं। लेकिन समिति का कोई समिति बन रही है तो उसका सदस्य को बोलने का अधिकार उसको है, समिति में जो है बोलने का अधिकार मतलब उसको है, तो समिति का सदस्य हो सकता है। ठीक है, अच्छा यहां से अगला पूछा जाए तो ये कह रहा है यहां से ये अगला क्वेश्चन जहां पर अगर देखा जाए तो ये न्यायिक सलाहकार होते हैं, ये आपको पता है। ये न्यायिक सलाहकार मैंने बताया कि वकील मतलब न्याय के ऊपर कोई भी चीजें चल रही हैं या उसके बारे में उसके सलाहकार होते हैं, एक सलाहकार तरीके से होते हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे यहां से क्वेश्चन और क्या बन सकता है, यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि 160 मैंने 5 बता दिया जैसे। अच्छा ये बताओ कि जो महान्यायवादी होता है, ये मैं आपको वैसे ही चर्चा चला देता हूँ उसकी चीज के, चर्चा मतलब इसके बारे में वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहां से कनेक्ट करना कि जो महान्यायवादी होता है ना हमारा, जो 76 आर्टिकल में जिसकी चर्चा है, उसकी जो नियुक्ति करेगा, जो उसको नियुक्त करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। ये बड़ा भाई, ये छोटा भैया अगर महाधिवक्ता जो है उसको नियुक्त करने का काम कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, याद रखना। अच्छा उसे हटा कौन सकता है, तो जब राष्ट्रपति उसको महान्यायवादी को कर रहा है तो उसको हटा भी कौन सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। और उसको हटा कौन सकता है, तो राज्यपाल जब उसे नियुक्त कर रहा है महाधिवक्ता को तो उसको हटा भी सकता है। तो ये भी याद रखना, राष्ट्रपति उसको नियुक्त भी कर सकता है और हटा भी सकता है। राज्यपाल उसे नियुक्त करता है तो ये भी पूछा जा सकता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसको मतलब हटा कौन सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ से। ठीक है, अच्छा क्लियर है, क्लियर, इतनी बात हो गई। हाँ एक चीज और याद बताओ, ये बहुत फंसाता है क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है उसने, ये बताओ कि सलाहकारी अधिकारिता, वो कह रहा है कि ये बताओ, क्वेश्चन यहां से बनता है कि किसके पास है ये अधिकार, सलाहकारी जो अधिकारिता का सलाहकारी जो अधिकारिता है वो किसके पास है। मतलब क्या है इसका, मतलब कि बहुत तो उसको लैंग्वेज कोई नहीं समझ पाते कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से सलाहकारी अधिकारिता किसके पास है, मतलब सलाह कौन दे सकता है आपको, कोई चीज आपको सलाह के रूप में लेनी है तो आपको कौन दे सकता है। और ऑप्शन आपको दे दिया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों। इसमें कंफ्यूजन होती है यार कि सलाह तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी ले सकते हैं, हाई कोर्ट से भी ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी ले सकते हैं, ये दोनों भी दे रखा है सलाहकार हाई कोर्ट। तो याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सलाहकारी जो अधिकारिता होती है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है और किसी के पास अधिकार नहीं है। जो सलाहकारी की जो अधिकारिता है वो केवल सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। भैया एक हमसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, आप कहोगे कि एक अपीली अधिकारिता भी होती है। हाँ अपीली अधिकार आपका हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो बना के अपीली मतलब अपील करना, आप अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कर सकते हो। लेकिन सलाहकारी जो अधिकारिता होती है, आपने देखा होगा राष्ट्रपति जो सलाहकार सलाह मांगता है कि हाई कोर्ट से मांगता है, नहीं, वो किससे मांगता है, सुप्रीम कोर्ट से मांगता है। क्यों, क्योंकि सलाहकारी की जो अधिकारिता है वो केवल किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये भी याद रखना, ये आपसे पूछा गया। अच्छा भैया आर्टिकल किसमें बताया होगा इसमें, ये 143 आर्टिकल बताता है इस बारे में। 143 ये कहता है कि भैया ऐसा है कि सलाहकारी जो अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो ये चीज आपको एक याद रखनी है भैया।
अच्छा एक बात बताओ कि अब भैया आपने दो भैया के बारे में काफ़ी बताया, थोड़ा सा आपके जो तीसरे भैया हैं जो सोरे हमारे जो है कज़न ब्रदर हैं उनके बारे में बताओ। थोड़े से अलग तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं हिस्सा तो हमारी पार्ट उसका है फैमिली का। तो वो हैं आपके नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक 148। और ये क्या होते हैं, कज़न है इसलिए बड़े भैया के यहाँ पे भी जाते हैं और छोटे भैया के यहाँ भी जाते हैं, उनको कोई मामला है ही नहीं है। मतलब ये है कि 148 जो आर्टिकल बताता है वो ये बताता है कि हमारे जो नियंत्रक और महालेख परीक्षक के बारे में हमें बताता है कि जो 148 है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के बारे में ये हमें चर्चा करता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है इतनी बात? आप कहोगे हाँ भैया इतनी बात क्लियर है। तो याद रखना कि ये जो 151 में बात ये बोली गई है, हम जो एग्जाम में कहीं ना कहीं कैग करके आ जाता है, CAG आ जाता है, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का जो इसको शॉर्ट फॉर्म में CAG बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना कि कैग की नियुक्ति कैग का ऐसे करके बोल सकता है। तो याद रखना कि अपनी जो रिपोर्ट है ये कैग क्या करता है, ये अपनी जो लेखा रिपोर्ट होती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं इसको, ये अपनी जो रिपोर्ट है ये राष्ट्रपति को भी सौंपता है और ये कह रहा है कि ये राज्यपाल को भी सौंपता है। भैया ये राष्ट्रपति को भी सौंपता है और राज्यपाल को भी सौंपता है। तो याद रखना ये दोनों के घर आता है, एक तरीके से ये समझो। तो राष्ट्रपति का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को अपनी जो रिपोर्ट होती है लेखा परीक्षक की जो सारी जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को सौंपता है 151 आर्टिकल में, और 151 के 2 आर्टिकल में ये जो है अपनी रिपोर्ट जो है राज्यपाल को सौंपता है। अच्छा भैया ये बताओ आप, इसका जो कार्यकाल भी याद रखना है आपको, 6 वर्ष और 65 वर्ष होता है। मोस्टली आपके सारे जो क्वेश्चन थे यहाँ तक, यहाँ के जो थे आपका कैग का जो है ज़्यादा इतना जो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन है वो नहीं बनते हैं, कन्फ्यूज़न दोनों की बनती है। तो ये सारे हैं और आप बताइएगा कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी, और आप कमेंट करके इस चीज़ को मुझे ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और हम जो है ऐसे ही एक एक टॉपिक करके डिस्कस करते रहेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और जो कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन होते हैं उनको हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे जो कि आपको आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगाएगा।